बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद अली इकबाल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं बात करूँगा, जिस तरह से आपने देखा कि बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है और बहुत कुछ जो है 24 घंटों में पिछले हो चुका है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो है बहुत ज़्यादा जो है हलचल मची हुई है और हर तरफ जो है वो बात हो रही है कप्तानी के हवाले से। तो ये इसके बारे से आप बात करेंगे। और बाकी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का जो सेमीफाइनल खेला गया, जो कि पहला सेमीफाइनल मैच खेला गया, उसके ऊपर बात करेंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जिस तरह से बहुत बड़ी जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ जो है आप क्या लेके आ रही है। और वो ये आ रही है कि जो है बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान टीम के कप्तान थे, अब वो जो है कप्तान जो है तीनों फॉर्मेट से जो है वो अब कप्तान जो है नहीं रहे। तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से उन्होंने जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया खुद ही। और इसका इजहार उन्होंने जो है सोशल मीडिया के थ्रू ये किया। और उसमें उन्होंने बताया कि जिस तरह उन्हें ये पहली दफ़ा जब कॉल की गई थी कप्तानी लेने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की 2019 में, तो ये काफ़ी के लिए ऑनर की बात थी ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लीड करना। और हमेशा से उन्होंने जो है वो कोशिश की कि भरपूर मतलब अज़म के साथ और पूरी जो है वो दिल मतलब पूरे फोकस के साथ जो है वो अपनी टीम की जो है वो कप्तानी करें। और साथ साथ उन्होंने ये भी इस बात का भी जिक्र किया कि काफ़ी मुश्किल था ये डिसीजन लेना उनके लिए, लेकिन उन्होंने अब फैसला कर लिया है अहल खाना और दीगर लोगों से मुशावरत के बाद के अब जो है वो तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी से इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं, बल्कि इस्तीफ़ा दे चुके हैं। और अब जो है बाबर आजम इज़ नो मोर द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन एनी फॉर्मेट। तो साफ अल्फाजों में जो है आप ये समझ लें तो मेरे ख्याल से कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये। और उनके लिए जो है ज़ाहिर सी बात है कि जहाँ तक मेरे ख्यालात हैं तो मैं तो हमेशा से यही चाहता था कि बाबर आजम जो एज अ प्लेयर ही खेलें ज़्यादा से ज़्यादा तो बेहतर होगा, क्योंकि साफ पता चल रहा था कि जो है उनके ऊपर कप्तानी का बहुत ज़्यादा बोझ है और बोझ है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। जिस तरह से उनके ऊपर मीडिया का प्रेशर था और बहुत ज़्यादा जो क्रिटिसिज्म हो रही थी उनके ऊपर, कुछ जो जायज़ भी हो रही थी, कुछ बहुत ज़्यादा ओवर द बोर्ड भी हो रही थी और बहुत मतलब जो कि नहीं होनी चाहिए थी, बहुत गलत भी हो रही थी। ख़ासतौर पे फॉर्मर क्रिकेटर्स की तरफ से अगर बात की जाए तो वो तो हो ही रही थी काफ़ी अरसे से। तो ये उनके लिए हक में यही बेहतर था और उन्होंने मुझे ये खुशी है कि उन्होंने ये फैसला जो है वो ले लिया वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद ही, और ऑस्ट्रेलिया के टूर पे जाने से पहले ले लिया। क्योंकि ये उनको आई गेस मुझे उनको पता चल गया था कि अगर वो जो कप्तानी करने जाते, उनको जैसे कि बताया जा रहा था कि रिटेन किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के लिए, तो अगर ऐसा होता तो फिर कप्तानी वो करते। और खुदा ना खास्ता अगर बहुत ख़राब परफॉर्मेंस आती और पाकिस्तान सीरीज़ हार जाता बुरे तरीके से, तो फिर सारा ज़हर मलबा बाबर आजम पे आना था और अल्टीमेटली वही होना था जो होता, जो रिवायत चलती हुई आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। किस तरह से ये स्केप गोट बनाया जाता है कप्तान को सारी चीज़ों के हवाले से, पूरी टीम के जो परफॉर्मेंस का मलबा होता है वो उसी पे गिरता है आके और उससे कप्तानी छीन ली जाती है तीनों फॉर्मेट की।
यही कुछ जो है वो सरफराज अहमद के साथ हुआ था 2019 वर्ल्ड कप के बाद, जब श्रीलंका से हम T20 सीरीज़ हारे थे। तो मिसबाह उल हक जो कि उस वक्त चीफ सेलेक्टर थे और हेड कोच भी थे, और बहुत सारी उनके जिम्मेदारियां सौंप दी गई थी, जो कि मैं अभी भी समझता हूँ आज भी कि जो है वो बहुत ही मतलब के लॉ के हिसाब से पीसीबी के, मुझे तो नहीं इतना पता लॉज का, लेकिन मेरे ख्याल से एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ थी ये, और बहुत अनप्रेसिडेंटेड भी था कि ऐसा हुआ। उस वक्त भी मैंने वीडियो बनाई थी, आपको शायद याद होगा। बहुत सारे लोग उस वक्त जो है वो नहीं थे सब्सक्राइबर मेरे, लेकिन जो थे उनको पता होगा कि मैंने इस पर वीडियो बनाई थी, और मुझे उस वक्त भी मैं इसके फेवर में नहीं था। तो बहरहाल उस वक्त भी जो है वो सरफराज अहमद को रातों रात जिस तरह से उनसे कप्तानी छीन ली गई, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करी इन्होंने, और फिर ये इस्तीफ़ा दिया तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से, तो वो सबके सामने ही था। और जाहिर सी बात है कि जे इसमें आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि मिसबाह उल हक ही ये कसूरवार थे। बाकी पूरी पीछे जो क्रिकेट कमेटी थी, जिसमें बहुत सारे लोग थे जो आज भी टीवी के ऊपर बैठे हैं और ये बयान फैल रहे हैं बाबर आजम के बारे में भी, और उनकी कप्तानी के पीछे भी पड़े हुए थे बहुत अरसे से। ये मैं तो देखता हुआ आ रहा था। बड़े बड़े ये नाम जैसे वसीम अकरम थे, रूज मुमताज़ थी, और शायद और भी जो इसमें लोग थे, मिसबाह उल हक भी थे, और ये बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स थे। मे भी शायद आफरीदी भी थे उसमें, मुझे इतना सही से याद नहीं, लेकिन काफ़ी सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स थे और जाने माने लोग थे। तो जिस तरह से ये हटाया गया, तो अब भी फिर वही रिवायत ये बरकरार रहनी थी, लेकिन ये तो अक्लमंदी दिखाई बाबर आजम ने कि जो इन्होंने खुद इस्तीफ़ा दिया। तो अब उम्मीद यही करते हैं कि जो है वो आगे अपने करियर में जो है वो कामयाबी हासिल करेंगे एज अ प्लेयर, और पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा फतवात दिलाएंगे, और अब उनके ऊपर बिल्कुल मीडिया का प्रेशर भी नहीं होगा, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि अब वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान नहीं है, बल्कि अब जो कप्तान अनाउंस हुए हैं दो फॉर्मेट्स के लिए। पहले तो टेस्ट फॉर्मेट जो है वो शान मसूद को जो है कप्तानी सौंपी गई है, और जो T20 फॉर्मेट है उसमें तो जो है वो एक तरीके से ऑब्वियस था नाम, शाहिन आफरीदी जो है उनको कप्तानी सौंपी गई है T20I फॉर्मेट की। तो अब से ये दोनों जो है वो कप्तान होंगे अपनी ये टीम के इन दोनों फॉर्मेट्स में। देखते हैं कि जो है कि किस तरह से एज अ कैप्टन परफॉर्मेंस रहती है दोनों की। लेकिन ख़ास तौर पे अगर बात की जाए पहले शाहीन आफरीदी की, तो उनका तो आपको पता है कि ये कितनी मतलब गिड्डे पाया बॉलिंग फॉर्म में, और ये पेस उस तरह की निकल नहीं रही है उनसे। शुरू में वो विकेट लिया करते थे, जैसे मैंने पहले ही बताया था, वो जो है वो नहीं ले पाए बिल्कुल भी, और शदीद जो तरीके से नाकाम हुए। भले ये उनके स्टेट्स ये कुछ और कहानी बता रहे हों कि उनकी विकटों के हवाले से, लेकिन वो आपको समझना पड़ेगा कि जिस तरह से जिस अंदाज में जो विकटें उनको मिली हैं, तो वो तो या बाउंड्री पे कैच देता हुआ जो है बैट्समैन गया जल्दी में, या अपनी गलती की वजह से जो वो आउट हुआ, तो इसी तरह उनको विकटें मिली, वरना तो वो बिल्कुल फ्लॉप नज़र आए पूरे टूर्नामेंट में ही। और अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ तो मतलब एक विकेट भी हासिल नहीं कर सके वो। तो ये सबसे ज़्यादा मेरे लिए तो शॉकिंग बात थी उस वक्त भी और अभी भी। तो अब भारत पाकिस्तान क्रिकेट में जो है ये सब कुछ चलता है, और ऐसा ही होता है, कोई भी जो है वो बाहर से कप्तान जो है वो आ जाता है, या जिसको आप ये एक्सपेक्ट
गुमान में भी नहीं होता किसी के, वो भी जो है वो अक्सर उस तरह के कप्तान आ जाते हैं। तो शान मसूद भी जो है उनमें से एक ही हैं। वो भी जो है पाकिस्तान वनडे कप में भी सिंध की नुमाइंदगी कर रहे थे और काफ़ी जो है उन्होंने रन्स के अंबार लगाए। मैंने पूरा मतलब टूर्नामेंट उस तरह से फॉलो नहीं किया, लेकिन ये काफ़ी ये सुना है कि उन्होंने रन्स किए हैं और मतलब अच्छे प्लेयर भी हैं, वो रन्स बनाते हुए आए हैं। ख़ास तौर पे अगर फॉरेन कंडीशंस में आप उनकी सेना कंट्रीज़ में परफॉर्मेंस देखें तो साउथ अफ्रीका में जिस तरह का बाउंस होता है तो उस हिसाब से वो उनकी टेक्निक बड़ी सूटेबल है। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड इन कंडीशंस में वो बहुत ये अच्छे प्लेयर साबित हो सकते हैं। लेकिन इसमें यहाँ पे ये बात भी ये काबिल ज़िक्र है कि बहुत सारे जो बाबर आजम के चाहने वाले हैं और जो कि बाबर आजम को मतलब ये फॉलो करते हैं बहुत ज़्यादा, वो इस बात से काफ़ी नालायक हैं कि बाबर आजम को कप्तानी से पहले तो हटाया गया है। उनको लगता है कि ये शायद प्रेशर में आके जो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। उनका हो सकता है कि उनकी ये बात दुरुस्त भी हो और ऐसा ये वैसे लगता भी है कि काफ़ी हद तक ये बात सही है, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि उनको एक ट्रैप में फंसाने की कोशिश की जा रही थी कि अगर वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में परफॉर्म नहीं करते तो फिर उनके ऊपर ये सारी घास जो है वो डल जाएगी और ये अचानक उनसे जो है वो तीनों फॉर्मेट की कप्तानी छीन ली जाएगी। तो उससे पहले ही उन्होंने ये खुद ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को जो सामने रखते हुए और लॉयल्टी शो करते हुए खुद ही जो इस्तीफ़ा दे दिया। तो ये बहुत जो है पॉजिटिव चीज़ जो है उनकी तरफ से हुई। तो मेरे ख्याल है कि अब देखते हैं कि ये किस तरह से ये परफॉर्मेंस होती है पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया की जो आइंदा आने वाली जो टेस्ट सीरीज़ है उसके लिए, और आगे भी न्यूजीलैंड से सीरीज़ होगी उसके लिए भी। बाकी वनडे का कप्तान जो है अभी अनाउंस नहीं हुआ, क्योंकि अभी तकरीबन 12 महीने तो समझ लें आप कि वनडे क्रिकेट बिल्कुल भी नहीं होगी। पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ T20 क्रिकेट के ऊपर अपनी नज़रें मरकूज़ रखनी है, क्योंकि ये T20 वर्ल्ड कप जो आने वाला है 2024 में, तो उसकी तैयारी के लिए जो है वो सारी जो नज़रें होंगी। तो बाकी जिस तरह से बात कर लेते हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का जो मैच हुआ, तो उसमें पहले तो इंडिया ने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया, जो कि इंडिया के लिए तो जो है बहुत ये मतलब कि एडवांटेज हो गया बहुत बड़ा। लेकिन न्यूजीलैंड के लिए जो है समझ लें आपके उनका आधा मैच वहीं ख़त्म हो गया था, क्योंकि उनको पता चल गया था कि अब इंडिया जो काउंटर अटैक करेगा तो एक दफ़ा जो है वो शुरू हो गए तो इस पिच के ऊपर जो है वो नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी। और उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही किया तवक्कुआत के मुताबिक। और शुभमन गिल, रोहित शर्मा दोनों ओपनर्स ने बहुत ताबड़तोड़ शुरुआत की और तकरीबन 100 से ऊपर की पार्टनरशिप लगी। रोहित शर्मा तो जो है 47 पे आउट हो गए अनफॉर्चुनेटली, शॉट मारते हुए ऐसा लग रहा था कि वो छक्का चला जाएगा, लेकिन विलियमसन ने कैच पकड़ा और रोहित शर्मा आउट हो गए। लेकिन उसके बाद फिर आए विराट कोहली, द किंग, द रियल किंग, और ये इस तरह से उन्होंने अपना मतलब फ्लेयर दिखाया हमेशा की तरह। और ये फॉर्म जो उनकी वैसी लगी हुई थी और ऊपर से बहुत सुनहरी मौका भी था उनके पास अपने आप को प्रूव करने का और एक पॉइंट प्रूव करने का न्यूजीलैंड के सामने के जो हम यहाँ
पे जो है बदला लेने आए हैं आपसे 2019 के वर्ल्ड कप की शिकस्त का। तो वो उन्होंने जो है बखूबी पूरा कर दिया आज। 117 रन की उन्होंने बहुत ही शानदार इनिंग्स खेली एक और अपने रिकॉर्ड्स के अंदर एक और जो इन्होंने फेदर जो उनके साथ जो लग गया, वो ये कि जो उन्होंने 50 जो सेंचुरीज मुकम्मल कर ली, मतलब कि सेंचुरीज की हाफ सेंचुरी उन्होंने मुकम्मल कर ली, जो कि बहुत ही मतलब कि एक यूनिक रिकॉर्ड है अपने आप में ही। ज़ाहिर है इससे पहले ये वो सिर्फ और सिर्फ सचिन तेंदुलकर ये रिकॉर्ड हासिल कर सके थे। उन्होंने 49 सेंचुरियाँ लगाई थी वनडे फॉर्मेट में, लेकिन अब वो भी विराट कोहली ने रिकॉर्ड तोड़ दिया उनका भी। और जिस तरह से जो है सचिन तेंदुलकर ने उन्हें अपलॉड किया स्टैंड्स के अंदर, और ये उनके लिए चीयर किया एज अ सीनियर प्लेयर, वो बहुत देख के मुझे अच्छा लगा और बहुत हार्ट वार्मिंग जेस्चर था उनकी तरफ से कि ये इस तरह से जो वो सपोर्ट कर रहे थे अपने इतने बड़े जो प्लेयर हैं उनको, जो कि ये ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम प्लेयर हैं इस जनरेशन के। तो मेरे ख्याल है कि विराट कोहली ने तो जो है वो तकरीबन सारे रिकॉर्ड ही अब पूरे कर दिए हैं, तोड़ दिए हैं। सिर्फ एक रिकॉर्ड अब उनके जो है वो नाम होना रह गया है, वो ये है कि जो है अपने करियर के अंदर जो है वो 100 के करीब जो है वो मतलब के सेंचुरियाँ लगा दें, तो ये भी बहुत बड़ा इजाज़ हासिल हो जाएगा उन्हें। लेकिन बहरहाल उस पर भी हम देखेंगे कि आगे ये क्या होता है। मुश्किल तो है थोड़ा सा नहीं, काफ़ी मुश्किल है, लेकिन ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। तो जिस तरह से ये मैं बात कर रहा था मैच के ऊपर, तो श्रेयस अय्यर ने उनके साथ मिलके ये पार्टनरशिप लगाई, 105 रन उन्होंने भी स्कोर किए और बहुत ही ये वो कमाल की इनिंग्स खेली। इस तरह से आगे बढ़ बढ़ के वो हमेशा जो छक्के लगाते हैं वही उन्होंने ये किया आज भी, और एक्सेलरेट करने का काम ये मेरे ख्याल से ज़्यादा उन्होंने बखूबी निभाया। विराट कोहली ने थोड़ा सा एंकर किया इनिंग्स को, और शुभमन गिल ने जो है वो 80 रन बनाया और नॉट आउट रहे वो बीच में रिटायर्ड हिट भी हो गए थे और फिर बाहर चले गए थे, फिर वापस आए, लेकिन उस वक्त तक जो है वो इनिंग्स ख़त्म होने वाली थी और केएल राहुल स्ट्राइक पर थे, तो उन्होंने ये वो ज़्यादातर स्ट्राइक जो उन्होंने ही संभाल के रखी। तो जहाँ तक बात है न्यूजीलैंड की बैटिंग की, तो ये न्यूजीलैंड ने भी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया, और पहली दफ़ा कोई टीम जो है उतना हावी नज़र आई इंडियन बॉलर्स के आसाब पर और उनके कैप्टन रोहित शर्मा पर, क्योंकि वो भी एक टाइम पे जो है परेशान हो गए थे जिस तरह से जो है पावर हिटिंग कर रहे थे डेरिल मिचेल, और केन विलियमसन भी जो है वो रन्स पे रन्स बना रहे थे। तो एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि मैच जो है वो ये न्यूजीलैंड ले उड़ेगा और एक बार फिर सपना टूट जाएगा इंडिया का फाइनल में पहुंचने का और वर्ल्ड कप जीतने का। लेकिन ये हेड्स ऑफ शामी को, उन्होंने 7 विकेटें हासिल की और वो भी सिर्फ मतलब 19-20 रन ऐसे कुछ देकर उन्होंने हासिल की। तो बहुत ही जो है इन्होंने लीथल बॉलिंग की, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा मतलब कि शानदार बॉलिंग ये मैंने ये नहीं देखी कभी इतने बड़े स्टेज के ऊपर। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये इन्होंने उस ऐसे वक्त में किया जब उनको टीम के अंदर भी सेलेक्ट नहीं किया जा रहा था। इस मतलब इस कदर परफॉर्मेंसेस जो है वो अच्छी थी टीम इंडिया के बॉलर्स की कि उनकी ज़रूरत भी नहीं पड़ रही थी। मिड वे वो बीच में टूर्नामेंट में आए और जिस तरह से उन्होंने फिर ये
विकेटों के विकटें झटकाई, तो फिर अब जो है वो टॉप विकेट टेकर बन गए वर्ल्ड कप के। तो ये भी जो है अपने आप में एक बड़ी ये हैरानकुन बात है और बड़ी ये उनके लिए और टीम इंडिया के लिए जो है वो ज़बरदस्त चीज़ हो गई। और अब इंडिया जो है वो फाइनल में पहुंच चुका है और उनके लिए ये अब तकरीबन एक ये है वो इंच दूर है उनकी जो वर्ल्ड कप टाइटल जीतने की ड्रीम है। तो देखते हैं इनका फाइनल किसके साथ पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में से। दोनों का जो है आज दूसरा सेमीफाइनल मैच होगा, तो उसमें पता चल जाएगा कि कौन ये है वो फाइनल खेलने वाला है इंडिया के साथ। मेरा तो ख्याल है कि जो है इस दफ़ा जो है वो ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा जो है ज़्यादा भारी नज़र आ रहा है साउथ अफ्रीका के ऊपर, क्योंकि जिस तरह से एकदम उनकी फॉर्म लगी है पाकिस्तान वाले मैच के बाद से, और एकदम उन्होंने मैचेस पे मैचेस जीतना शुरू किए हैं और उनके बैट्समैन भी जो है वो रन्स कर रहे हैं अक्सर व बेशतर, तो उनको हराना इतना आसान नहीं होगा। साउथ अफ्रीका को जो है वो बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा उनको मैच हराने के लिए। और मेरा ख्याल है कि ये जो कैप्टन है वो जो है अक्लमंदी दिखाएंगे अगर टॉस जीत के पहले बॉलिंग ना करें बल्कि बैटिंग करें, क्योंकि ये उनको भी पता है अगर साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की तो उनका क्या हशर नशर होगा और कितना बड़ा टोटल उनको चेस करने को मिलेगा। तो बहरहाल देखते हैं कि ये क्या होता है इस मैच में। आज के लिए इतना ही। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब